अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मनवर हुसैन और आज हम हमारे फर्स्ट ईयर क्लास का लेक्चर नंबर जो है वो 4 शुरू करेंगे। हमने इससे पहले जो है आपको एटम के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा दिया है बच्चों। उसके बाद हमने केटायन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने एनायन के बारे में पढ़ा था, देन मॉलिक्यूलर आयन के बारे में पढ़ाया था आपको। और आज हमने जो टॉपिक अगला पढ़ाना है वो हमारे पास है एटॉमिक मास, या आप रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से आपकी बुक के अंदर ये वाला टॉपिक जो है मेंशन किया हुआ है। इससे पहले अगर आपने पहले मेरे 4 लेक्चर नहीं देखे तो जाकर काइंडली देख लें, ताकि आपको एक सीक्वेंस में पता चल जाए कि आपने कौन कौन सी बातें जो हैं वो लेकर चल रही हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं जो कि आपको बुक पर मेंशन नहीं की हुई हैं लेकिन हमने आपको बताई हैं। ठीक है बच्चों, आज हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, या आपको बाद दफ़ा एटॉमिक मास बोला जाता है। ठीक है, और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात करनी है। पहले पार्ट के अंदर मैं आपको जो है इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास जो AMU का फार्मूला है आपने मैट्रिक लेवल के अंदर उसकी बस जो है वैल्यू देखी होती है, विच इज 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 AMU की ये वैल्यू होती है बेटा जी। ठीक है, ग्राम के अंदर वो आपने देखी होती है। आज हम उसको ड्राइव करेंगे कि आई कहाँ से है। आपके फर्स्ट ईयर के अंदर भी इसको ड्राइव नहीं किया होगा। ठीक है, ऐसा आपको डेरिवेशन आएगी नहीं, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि ये वैल्यू आई किधर से। दूसरा, रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसे कार्बन के 12वें आइसोटॉप के साथ कंपेयर करके निकाला जाता है। अब वो जो आपको पढ़ाया जाता है उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको ना कभी बताया जाता है, ना आप पहले इस पर जोर ही देते हैं खुद कि हमें पता चले कि कार्बन 12 को ही सिलेक्ट क्यों किया गया रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए, कोई और एलिमेंट को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। तो आज हम इन चीज़ों पर पहले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरे पार्ट के अंदर हम एक और ट्रिक के जरिए से आपको यही बात बताएंगे जो कि मजीद आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देगी। ठीक है, अगर आप पढ़ने वाले तालिब इल्म है और आपको मुश्किल लगता है केमिस्ट्री को समझना, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर बात कर सकते हैं। तो आज ये शुरू करते हैं। हमारे पास पहला हमारे पास है सवाल, आप मैंने लिखा है यहाँ पर, हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास। किसी भी एटम का मास कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप गौर करें तो जब हम जाते हैं बाजार के अंदर या वैसे, तो हमें कुछ स्केल मिलते हैं, किलोग्राम, ग्राम के अंदर। ठीक है, या हम बोलेंगे 1 दर्जन, 1 डजन जिसे कहा जाता है। ठीक है, इस तरह के कुछ ना स्केल मिलते हैं। कुछ मेजरमेंट करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं जिससे आप चीज़ों का जो है वो रखकर कह लो कि तकाबली जायजा लेते हैं। ठीक है, और उसकी जो है पैमाइश आपको आ जाती है। अब अगर गौर करें, अगर जो मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर समझाया था कि एटम तो छोटा ही बहुत है। अब अगर एटम छोटा बहुत है तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास फिर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो है पहले वक्त में मौजूद नहीं थे। आलो कि अभी भी इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें, थोड़े से पीछे जाएं, तब आप इमेजिन करो कि एटम जो कि आपको नजर नहीं आता, आप उसके मास को कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे, पहली बात। ठीक है, ये सवाल। अब इसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, फिर इसका जवाब आता है कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास मराद क्या, एक आपने स्टैंडर्ड मान लिया, उस स्टैंडर्ड के बराबर रख के आपने दूसरी चीज की पैमाइश करनी है। जिंदगी में आपने कभी भी कुछ भी मेजर किया हो तो उसका क्राइटेरिया यही तो होता है। हम एब्सोल्यूट वैल्यू तो निकालते ही नहीं है किसी की। मैं मिसाल देता हूं आपको। देखो, मैं कहता हूं 2 तालिब इल्म है, ए एंड बी। ए तालिब इल्म बी से ज्यादा लायक है। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चला कि ये ज्यादा लायक है। फर्ज कर लें ए के नंबर आते हैं 100 में से 80 और बी के नंबर आते हैं 60, तो मैं क्या बोलूंगा, ए जो है वो बी से ज्यादा लायक है। अब आपने कोई ना कोई स्टैंडर्ड माना है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया ध्यान में आया ही है ना, कि इसके 80 नंबर है, इसके 60 नंबर है, ये इससे 20 नंबर आगे है। तो आ गया ना, कितना आ गया, हमारे पास 20 नंबर है कि रिलेटिव वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि इनके नंबर टोटल में ऐसे कितने हैं, तो दोनों का अगर मैं 100 नंबर लेता हूं टोटल, तो भी देख लो 100 मेरा स्टैंडर्ड है, 80 मेरा उसका रिलेटिव मार्क्स आ गए। यानी ए तालिब इल्म के 100 के लिहाज से नंबर 80, बी तालिब इल्म के 100 के लिहाज से नंबर 60, तो आ गया ना रिलेटिव मार्क्स। आप बाजार जाते हो, फर्ज करें आजकल मैंगो का सीजन है, आपने 5 kg मैंगो लेकर आने हैं। ठीक है, फलों का बादशाह जिसे कहा जाता है पाकिस्तान में, वैसे बड़ा जो उसको पसंद किया जाता है। अब
5 kg आपने एक बाट रख दिया, एक वजन, ठीक है, हुरफिया में बोले तो पंजाबी में बट्टा, ठीक है। तो बाट जो रखा है उसके आप दूसरे पलड़े में क्या करेंगे, मैंगो रखेंगे, दोनों का क्या करेंगे, तकाबली जायजा लेंगे, है ना। जब दोनों बराबर आ जाए, आपने इसको क्या माना था कि ये 5 kg का वजन है, ठीक है। अब जो इसके बराबर आ गया वो भी 5 kg होगा, तो इसको आपने 5 किलो माना है ना। ये 5 किलो है, आपको कैसे पता, बताए ना जरा मुझे आप। ये 1 kg है, 2 kg है, ये 1 दर्जन है, आपको कैसे पता भाई, ये भी माना गया है ना। और आपको 9th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर अगर याद हो ना, तो उसमें पहले चैप्टर में ना मेजरमेंट की जाती है, तो वहां पर एक छोटी सी ना डायग्राम बनी हुई है, वहां पर रखा हुआ है कि लंदन में एक ना लेबोरेटरी है, उसके अंदर एक छोटा सा प्लेटिनम का पड़ा हुआ छोटा सा बाट है, उसको माना गया कि ये मेरे पास जो है 1 किलोग्राम का है, जिसमें 1000 ग्राम होते हैं। वो भी किसी ने माना ही था, किसी को क्या पता कि इतना ही है एब्सोल्यूट वैल्यू, नहीं, किसी ने इसको एज्यूम किया, कंसीडर किया, लेट किया, मान लिया, फिर उसके वजन के बराबर तमाम बाट पूरी दुनिया में बांट दिए, एक स्टैंडर्ड मान लिया, उसके मुताबिक बाकी तमाम की वैल्यू निकाली। ये होती है रिलेटिव वैल्यू। हूं समझ आई मैं क्या बात कर रहा हूं बेटा, रिलेटिव वैल्यू की बात कर रहा हूं, ठीक है। यानी एटम बहुत छोटा है, हमने किसी एटम को एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस डिक्लेयर करना है। तो चलिए फिर देख लेते हैं किसको डिक्लेयर किया गया था और बाद में चेंज हुआ। तो हमारे पास है, पहले तो ये था हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास, इसका तो होप्स हूं कि आपको कह लो कि आंसर मिल गया होगा, बाकी यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। वाई रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, कि रिलेटिव एटॉमिक मास ही क्यों, एब्सोल्यूट क्यों नहीं, इसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया शुरू में। ये मैंने आंसर इसलिए किया है यहां पर ताकि आपको चीजों का अदराक हो कि आगे आपने क्या क्या चीजें खंगालनी है, ठीक है। इनकी मजीद जो एक्सप्लेनेशन है आपको इसके साथ आ जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने एक एक चीज जो है व्हाइट बोर्ड पे पहले मेंशन कर दी है। इसके दूसरे पार्ट में हम एक और ट्रिक यूज करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाओ इधर, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, जिसे आप RAM भी कह देते हैं बाय द वे, ठीक है, और एटॉमिक मास यूनिट एंड EMU, ये 1-2 टॉपिक्स हैं जिसको हमने खंगालना है इस पूरे लेक्चर के अंदर, ठीक है। आ जाओ हिस्ट्री के अंदर जब जाते हैं आप लोग, तो हिस्ट्री में हमारे पास जो सबसे पहले साइंसदान थे, उन्होंने स्टैंडर्ड जो माना था, जो रेफरेंस माना था तमाम एटमों के अंदर, वो हाइड्रोजन को माना, उसका लेट कर लिया, अज्यूम कर लिया, फर्ज कर लिया कि एक उसका मेरे पास एटॉमिक मास यूनिट है 1, ठीक है, ये माना स्टैंडर्ड। अब उस पर भी बात नहीं बनी, ठीक है, उससे भी बाकी एलिमेंट्स का जो है कह लो कि प्रॉपर नहीं निकला एटॉमिक मास, ठीक है, लिहाजा इसको फिर क्या कर दिया बेटा जी, इसको रिजेक्ट कर दिया गया हाइड्रोजन को। फिर उसके बाद आया जी कौन सा, दूसरा ऑक्सीजन। पहला माना गया था बेटा हाइड्रोजन, दूसरा उसके बाद कौन सा आया, ऑक्सीजन। यानी 1960 से पहले पहले, मैंने यहां पे लिखा है प्री 1960, 1960 से पहले पहले जो साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, वो ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लेकर चलते थे। यानी ऑक्सीजन मेरे पास एक स्टैंडर्ड है, मैं बाकी तमाम का इसके साथ एलिमेंट्स का कंपैरिजन करूंगा और उनका एटॉमिक मास निकालूंगा, ठीक है। लेकिन इस पर भी बहुत सारे फिर साइंसदानों की जो कैलकुलेशन थी वो ठीक नहीं आती थी, क्योंकि इसके आइसोटॉप्स बहुत ज्यादा थे। दूसरा ये रिएक्टिव भी है ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसलिए फिर इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। यानी दूसरा जो स्टैंडर्ड था ऑक्सीजन का उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। आजकल जो चल रहा है वो आपके पास कौन सा बेटा, कार्बन है। कार्बन कौन सा लिखा हुआ मैंने, नाउ कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन का 12 आइसोटोप जो है, कार्बन के वैसे आइसोटोप होते हैं कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। फिक्र नॉट, टेक हौसला, अगले लेक्चर में हमने इन्हीं पर चर्चा करनी है आइसोटॉप्स के बारे में, ठीक है, तो वहां पर आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। अच्छा, कार्बन 12 का आइसोटोप है, ये ज्यादा पाया जाता है, बाकी कम पाए जाते हैं, तो कार्बन को कंसीडर किया गया एज ए स्टैंडर्ड माना गया। अच्छा, इसको ही क्यों माना गया, बाकियों को जो रिजेक्ट किया गया, कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा ना भाई, कोई ना कोई तो इसके लिए है ना स्टैंडर्ड फिट करने का क्राइटेरिया, कि इसके इन बातों पर पूरा उतरे तो मेरा ये रेफरेंस है, मेरा ये स्टैंडर्ड है, ठीक है बेटा। आ जाओ इधर, क्राइटेरिया फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास, रैम, RAM, ठीक है, ये कंप्यूटर वाली रैम नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो और होती है, ठीक है। ये इसकी एब्रिविएशन है किसकी, रिलेटिव एटॉमिक मास की। अच्छा, क्राइटेरिया, किसका क्राइटेरिया, कि आपने किस एलिमेंट को एज आ रेफरेंस या स्टैंडर्ड मानना है। तो पहला क्राइटेरिया एग्जिस्टेंस,
नेचर में वो एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता हो। ठीक है बेटा जी, मेरे पास एग्जिस्टेंस इन नेचर या अबंडेंस, ठीक है, वो ज्यादा हो। ये नहीं है कि आपने एक ऐसा एटम सेलेक्ट कर लिया है या एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया है जो कि नेचर में आपको मिलता ही नहीं है, कभी कभार ये बहुत रेयर पाया जाता है। ठीक है, उस एलिमेंट का तो बेटा आप कभी भी कंपैरिजन के लिए या स्टैंडर्ड नहीं मानोगे ना उसको, वो तो मिलता नहीं आपको। ठीक है, लिहाजा एग्जिस्टेंस इन नेचर या अबंडेंस उसकी ज्यादा होनी चाहिए। पहला क्राइटेरिया का पॉइंट क्या है, अगर आपने कोई भी एलिमेंट छोड़ दो कि कार्बन है, ठीक है ना, अज्यूम कर लो कोई भी एलिमेंट जो कि नेचर में ज्यादा पाया जाता है, उसकी अबंडेंस भी ज्यादा है, आपने उसको सिलेक्ट करना है, पहला क्राइटेरिया। ठीक है, एग्जिस्टेंस इन नेचर और अबंडेंस इन नेचर उसकी ज्यादा हो, मोर हो, कार्बन इस पर फिट बैठता है। और भी है, ठीक है, लेकिन वो दूसरी तीसरी कंडीशन पर पूरा नहीं आएंगे। दूसरी लीस्ट रिएक्टिव, मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्ट ही ना करे, मतलब कि वो आप उसके साथ किसी भी एलिमेंट का रिएक्शन करवाना चाहे तो वो रिएक्ट ही ना करे, यानी आप ही स्टेबल हो। जैसा कि आपको पता है कौन स्टेबल होता है, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन वगैरह, दीज आर द नोबल गैसेस, और ये स्टेबल होती हैं, ये बहुत कम रिएक्ट करती हैं, लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, तभी इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। अगर आप उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे वो तो आगे रिएक्ट नहीं करेंगे, और जब वो रिएक्ट नहीं करेंगे तो कंपाउंड नहीं बनाएंगे। ठीक हो गया, लिहाजा हमने लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को एज ए स्टैंडर्ड सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, सो लीस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट है उसको आपने सिलेक्ट नहीं करना। फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस को आपने स्टैंडर्ड के तौर पर नहीं सिलेक्ट करना। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, वो जो एलिमेंट आपने सिलेक्ट करना है ना, वो विगोरसली रिएक्शन भी ना करे, यानी वेरी किधर गया, वेरी रिएक्टिव भी ना हो हमारे पास। ये नहीं है कि आपने थोड़ा सा एयर में रखा, वो ऑटो इग्निशन हो गया, उसको खुद ही आग लग गई, थोड़ी सी हीट दी, थोड़ा सा प्रेशर दिया, वो फट गया या रिएक्ट कर गया। वेरी रिएक्टिव एलिमेंट भी इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर सकता, वो स्टैंडर्ड के तौर पर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे आपको पता है फास्फोरस, ठीक है ना, आई थिंक ग्रे या व्हाइट फास्फोरस होती है जिसको आग लगी तो ऑटोमेटिकली। दूसरा आपके पास अल्कली मेटल्स होती हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, लिथियम है, ठीक है। इस तरह आपको पता है ना, सोडियम इतनी सी मेटल अगर आप पानी में डालो ना तो पानी के अंदर आग लग जाती है। सोडियम मेटल इतनी हाईली रिएक्टिव है कि पानी में डालो तो पानी में आग लग जाती है। तो आप ऐसे एलिमेंट को जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो उसको भी स्टैंडर्ड के तौर पर नहीं मानते। तो यहां पर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट भी आपने सिलेक्ट नहीं करना। फॉर एग्जांपल लिथियम है, सोडियम है, हाइड्रोजन वाले, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, बोरोमीन वगैरह इस तरह के एलिमेंट्स को आपने सिलेक्ट नहीं करना जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो। तो ना तो बहुत कम रिएक्टिव हो ना बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो, यानी एक्सट्रीम पॉइंट वाले को सिलेक्ट नहीं करना, या इधर या इधर या आर या पार नहीं, मॉडरेट वाले को जो कि दरमियाने दर्जे का रिएक्टिव एलिमेंट हो। कार्बन उसमें फिट बैठता है, कार्बन को थोड़ा सा आप कह लें आग लगाएं तो लग जाती है, ठीक है ना। कार्बन जो है एग्जिस्टेंस नेचर में पाया जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। आपके मेरे जिस्म जो है वो इसी के बने होते हैं, ठीक है, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत पता हो, ठीक है बेटा जी। तो एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी ये लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं हो सकता, वेरी रिएक्टिव भी नहीं हो सकता, बल्कि दोनों के दरमियान में हो, मॉडरेट रिएक्टिव होना चाहिए उस एलिमेंट का, ये क्राइटेरिया हो। स्टैंडर्ड मेरे पास इस पर पूरे का पूरा कार्बन आ रहा है अभी तक। लेस नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है, ये नहीं है कि आप उसको ढूंढने जाएं तो आपको पता ही ना चले कि ये वाला मेरे पास कार्बन 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17 है, कितने आइसोटॉप्स हैं। मतलब क्या कि ऐसा एलिमेंट जिसके आइसोटॉप्स कम हो, आपने वो सेलेक्ट करना है। जब ये वाला क्राइटेरिया बनाया गया था ना 1961 के अंदर, 1961 के अंदर, तब कार्बन के ना एक ही कार्बन 12 का आइसोटॉप ही दरियाफ्त हुआ था, बाकी 2 एलिमेंट कार्बन 13, कार्बन 14 बाद में दरियाफ्त हुए एज ए आइसोटॉप, और वो बहुत कम नेचर में पाए जाते हैं। 99.9 कह लो या 99% जो है ना आपके पास, वो पता कौन पाया जाता है, वो आपके पास कार्बन 12 पाया जाता है। यानी कार्बन 12 जो है आपके पास वो 99% पाया जाता है, ठीक है। कार्बन 13, कार्बन 14 बहुत ही कम परसेंटेज के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, समझ आया। अच्छा, तो आपने यानी उसके नंबर ऑफ आइसोटॉप्स भी कम हो,
ज्यादा आइसोटॉप्स ना हो। अगर ज्यादा आइसोटॉप्स होंगे बेटा उसमें फिर आपको दिक्कत आएगी कि आपने कौन सा आइसोटॉप लेना है। ठीक है, उसमें फिर एवरेज एटॉमिक मास आएगा और वहां पर भी आपका जो डब्बा गोल हो जाएगा। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास पर भी आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में। लेस नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं। ठीक है, जिसमें से कार्बन 12 99% पाया जाता है। ठीक है, सो नंबर, और चौथा क्राइटेरिया क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसके सेम थे। ठीक है, 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है कार्बन 12 आइसोटॉप के अंदर। ठीक है, तो तकरीबन ये होल नंबर देता है, तकरीबन ये होल नंबर देता है, बाकी जितने भी वो फ्रैक्चर में देते हैं। लिहाजा ये 4 क्राइटेरिया है जिसको बुनियाद बनाकर आपने कार्बन के 12 आइसोटॉप को एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन 1961 के अंदर इसको स्टैंडर्ड माना गया। तो हुआ क्या, कार्बन 12 उसको रखा, बाकियों को इसके साथ कंपैरिजन करना है। ठीक है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये मेरा 1 किलो का बार जैसे था वो है, बाकी एलिमेंट इसके बराबर रखकर जो किए जाएंगे। ठीक है, इसके 12 जो है वो यूनिट्स है। अब उस पर बात करते हैं। यहां तक बेटा समझ आ गया। हमने बात की है कि कार्बन को ही आपने एज ए रिलेटिव एटॉमिक मास के तौर पर सिलेक्ट क्यों किया। उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। बाकियों के क्यों नहीं किया, क्योंकि वो इन 4 क्राइटेरिया में फिट नहीं आते। सो अब एएमयू की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एएमयू को ना आपको फिलहाल पता ही नहीं है कि एएमयू क्या होता है। आपको पता सर हमें तो किलोग्राम में, ग्राम में पता होता है। ठीक है, मीटर में, सेंटीमीटर में, इस तरह के यूनिट आपको डील करते आए हैं। ठीक है, हमें तो इसका पता नहीं है। अब हमें वो बात बताएं जिसका हमें आइडिया हो कि इतने ग्राम है, इतने किलोग्राम है, बला बला इस तरह की चीजें। तो हम अब क्या करेंगे, एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब आ जाओ इधर। सो मास ऑफ एनी एटम किस में रिप्रेजेंट किया गया इसको, एएमयू के अंदर। ठीक है, जो मॉडर्न बुक्स है उसमें यूनिफाइड मास लिखा होता है जिसको यू से या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बाय द वे। ठीक है, सो एएमयू आपकी बुक में फिलहाल जो है एएमयू ही चलता है, यूनिफाइड मास नहीं चलता आपकी बुक में। ठीक है, सो मास ऑफ एनी एटम जो है उसको किस में रिप्रेजेंट किया गया, एएमयू के अंदर। अच्छा, अब मास ऑफ कार्बन 12, ये कार्बन 12 आइसोटॉप है। आप उसको ऐसे लिख सकते हो या स्लैश ऐसे लिख सकते हो, ये इसका एटॉमिक मास। ठीक है ना, ऊपर होता है बाय द वे। मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी अगर कार्बन आइसोटॉप 12 है ना, उसका एक एटम कितने बराबर है जी, 12 एएमयू। आ गया ना वही वाला बात, कंसीडर किया जो मैं यहां पर बताया था आपको। मैंने तमहीद इसलिए बांधी थी कि आपको यहां पर पता चल जाए कि हम स्टैंडर्ड मानते हैं, होता कोई नहीं है, यानी एब्सोल्यूट नहीं होता, हम इसको माना। कार्बन का 12 आइसोटोप मैंने एक रेफरेंस स्टैंडर्ड माना, कंसीडर किया। ठीक है, साइंसदानों ने कार्बन 12 के आइसोटोप का एटम 12 एएमयू माना। ठीक है, 12 एएमयू माना। अच्छा जी, अब एक एएमयू किसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है, हमारे पास मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12। ये डेफिनेशन के आगे जाकर मैं आपको दूसरे पार्ट में समझाऊंगा। यहां से आप खुद भी अंदाजा लगा ले, एएमयू की डेफिनेशन बनती है जिसे कार्बन के 1/12वें हिस्से से मवाजना करके निकाला गया हो। ये आपकी बुक पर इस तरह कुछ लिखा होता है, धुंधला धुंधला सा, हल्का हल्का सा देख लीजिएगा, लेकिन इस पर बात करेंगे फर्दर आगे जाकर। मैं तारीफ अभी नहीं बता रहा, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि इसी से बनेगी आगे जाकर। 1 एएमयू किसके बराबर है, मैस ऑफ कार्बन 12, ठीक है, एटम अपॉन 12, यही हुआ बेटा आपके पास। ठीक है भाई, इधर आ गया ना, ये वाला इधर आ गया, सिंपल एएमयू इधर आ, ये वाला इधर आ गया। ठीक है बेटा जी, अब आ जाओ आगे। ये एक एएमयू बराबर है मेरे पास मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 12। ठीक है जी, ये मेरे पास बना पहला फार्मूला। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। अच्छा, फार्मूला एफएससी में यूज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना आगे जाकर, लाइक ई टाइप के, ई कैट टाइप के, ठीक है, तब जाकर आपको वहां पर बाज़ दफा ये वाले एमसीक्यू पूछ लेते हैं वो। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है जी, कितना जी, एटॉमिक मास कार्बन कितना जी, 12 ग्राम पर मोल। जी आपको बताइए कार्बन का एटॉमिक मास कितना था जी, 12, सभी पता है। कार्बन का ये जो आइसोटोप 12 चल रहा है ना, इसका एटॉमिक मास कितना, 12। अच्छा, इसका 12 एटॉमिक मास है, पर है क्या, ग्राम पर मोल। 1 मोल का है, एक एटम का नहीं है,
ठीक है। कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसका मास कितना जी 12 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल जब हो तब हमें तो 1 मोल चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए 1 एटम का। अब आपको इस बात का तो पता होगा ना 1 मोल जो है, आल्दो कि हमने इसी चैप्टर में आगे जाकर मोल पर लंबी चौड़ी बहस करनी है, ठीक है। मोल हम पढ़ेंगे कितने कितने सवाल जो है हल करता है और मोल है क्या चीज, ठीक है, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, कार्बन 12 मेरे पास ग्राम पर मोल, 1 मोल का मुझे तो निकालना है 1 एटम का। तो मेरे पास देखो मोल अगर होता है इधर आ जाए, 1 मोल किसके बराबर बेटा होता है मेरे पास, ये मैं तो लेंगे इसको, ठीक है। मुझे 1 एटम का निकालना है ना। 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रो पार्टिकल, पता नहीं आपको, 9th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है आपको। 1 मोल की डेफिनेशन ये होती है ना जिसके अंदर 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों या आयंस हों या एटम्स हों, वही एवोगैड्रो, वही आपके पास एवोगैड्रो नंबर होता है, वही 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है। तो मेरे पास जब मैं बोलूंगा 1 मोल, तो 1 मोल की मैंने वैल्यू क्या लिखी 6.0022 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। मैंने 1 का निकाला है ना, देखो ना मैं अब यहां पर क्या निकाल रहा हूं, तवज्जो से बैठो, मैं यहां पर क्या निकाल रहा हूं, मैं यहां पर निकाल रहा हूं एटॉमिक मास कार्बन का 1 मोल का जब, यानी 1 मोल कार्बन एटॉमिक मास कितना 12 ग्राम। मुझे 1 मोल का नहीं निकाला, मुझे 1 का निकाला है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 1 मोल में कितने होते हैं बेटा, इतने पार्टिकल होते हैं, ठीक है। जब मैं पार्टिकल का निकालूंगा तो मेरे पास डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। सो 6.022 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन कंटेन 12 ग्राम, यही बात वहां पर लिखी है, ठीक है। सो 1 एटम के अंदर कितना होगा, अब आ जाओ उधर, ठीक है। 1 एटम जो कार्बन का है उसका लिखेंगे 12 एवोगैड्रो नंबर, यही तो आएगा, समझ आ रही ना। यानी अगर मेरे पास इतने पार्टिकल हो कार्बन एटम, यानी कार्बन के इतने एटम हो तो 12 ग्राम के बराबर हैं, समझ आई। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो आराम के साथ, सुकून के साथ। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, मैं ये कह रहा हूं मेरे पास अगर कार्बन के इतने एटम्स हों उनका वजन कितना बनता है 12 ग्राम। मुझे इतने एटम तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1 एटम। तो 1 एटम के लिए मैं ये वाला फार्मूला लगा दूंगा, ठीक है। इतनी मैथ तो आपको मैट्रिक लेवल की आती होगी कि 1 एटम जो कार्बन का है 12 अपान एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और इसको मैंने एवोगैड्रो नंबर में लिख दिया Na, ए भी कैपिटल में लिखते हैं लेकिन नीचे करके सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, छोटा ए नहीं लिखते, लिखते बड़ा ए ही है लेकिन नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो मेरे पास आ गया 1 एटम कार्बन का निकालने के लिए फार्मूला, ठीक है बेटा जी। अब आ गया जो 1 AMU, पहला जो यहां पर बनाया था मैंने, और करो यहां पर, ये था 1 AMU के लिए मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपान 12, मास ऑफ कार्बन 12 एटम की वैल्यू आपके पास यहां पर आ गई, देखो तो मास ही आ रहा है क्वेश्चन निकालने के बाद, 1 एटम का मास ऑफ कार्बन 12 एटम, उसका मास आपने वो सारा यानी 1 एटम का मास ये निकाला आपने 12 बटे, यानी 1 एटम का मास निकाला तो 12 बटे एवोगैड्रो। अब जरा गौर करो, अब मैं इस वैल्यू को उठाकर इस वाले फार्मूले में पुट कर सकता हूं, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, इसकी वैल्यू ये है 1 एटम की। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर रख दिया मैंने 1 AMU इज इक्वल टू 12 अपॉन Na, और नीचे बेटा क्या आया मेरे पास 12, सिंपल। देखो ना इसकी जो वैल्यू लिखी ये तो वैसे रहा, इसकी वैल्यू क्या थी 12 बटे एवोगैड्रो नंबर। दोबारा सुन लो, ये था 1 एटम का एटॉमिक मास निकालने का, ठीक है ना फार्मूला, और वो मैंने यहां से ड्राइव किया फिर बाद में, और मैं उसकी वैल्यू यानी इसकी वैल्यू मैंने ये निकाली, ठीक है। और इसकी वैल्यू को मैं यहां पर रख रहा हूं इसकी जगह पर, ठीक है बेटा जी। तो 12 बटा एवोगैड्रो बटा इधर आ गया, तो बटे में बटा नीचे का गर्म खा लेता है, ठीक है ना। जो बटे का बटा होता है मल्टीप्लाई कर जाता है, तो पता ही होगा आपको। तो बेटा ये नीचे आया तो 12 से 12 उड़ गया, ठीक है। 12 से 12 गया हमारे पास। अब जरा गौर करो, 12 से 12 जब कुट गया बाकी क्या बचा बेटा 1 अपॉन Na, 1 बटा एवोगैड्रो, ठीक है बेटा जी। मेरे पास 1 AMU बराबर है, दोबारा फिर सुन लो, मेरे पास 1 AMU बराबर है 1 बटा Na, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा करके लिखेंगे, यानी नीचे करके लिखेंगे, थोड़ा सा बराबर नहीं लिखेंगे, नीचे करके यहां पर, ठीक है। 1 AMU का दूसरा फार्मूला, पहला ये निकाला था, दूसरा ये 1 AMU बराबर है 1 बटा Na के, ठीक है बेटा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है वो लिख दो,
एवोगैड्रो वाली, 1 AMU, ये एमसीक्यू बनता है बाय द वे ये वाला, ठीक है। AMU का इक्वल टू होता है जी, इस तरह के 4 ऑप्शन दिए आपको, तो 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, ये एटम्स कह लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहां पर आ गया, यहां तक क्लियर होगा बेटा। अब जरा गौर करो, मेरे पास 1 AMU बराबर है 1 बटा एवोगैड्रो नंबर के। अच्छा जी, अब मैं क्या करूं, मैंने इसको हल करना है। अगर आप मैट्रिक लेवल में हो, अभी तो फर्स्ट ईयर में माशाल्लाह से हैं, तो आपको पता होता है, अगर मैथ की ये ट्रिक होती है, सेम ही नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, सेम से ही डिवाइड कर दूं, तो आपको मुझे ऐसा करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, ठीक है ना। इक्वेशन के दोनों साइडों पर मैं दो सेम चीज जमा कर दूं, या ये बटे में एक ज़रब खारी एक तकसीम कर दूं सेम ही वर्ड डिजिट के साथ, तो आज ऐसा कर सकते हैं। मैंने क्या किया, 10 के साथ ज़रब ऊपर दे दिया, 10 के साथ तकसीम कर दिया, यही फार्मूला है। मैंने 10 ज़रब 10 ऊपर लिख दिया, ज़रब 10 नीचे लिख दिया, फर्क तो कोई नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हुआ क्या बेटा, तो मेरे पास ये 10 आ गया, और यहां पर देखो 10 की पावर 23 था, क्या बना 10 की पावर 24, समझाई। मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, 10 से मल्टीप्लाई किया नीचे बटे वाले में, मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता ना आपको, लिहाजा मेरे पास 10 की पावर 23 और 10 ये वाला 10 की पावर 24 बना। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहां पर इतनी सी मैथ तो समझ आती है ना कि ये 10 की पावर 24 बना, बटे में था, जब ये 10 की पावर 24 ऊपर जाएगा तो माइनस में आ गया। जवाब क्या आया, 10 बटे 6.022 ज़रब 10 की पावर -24 AMU, समझे। अब इसको तकसीम कर दो, 10 को तकसीम करो इस वाले नंबर के ऊपर, विच इज 6.022। जब तकसीम करेंगे जवाब पता क्या आएगा, जवाब आएगा 1.66 क्रॉस 10 टू रेज पावर -24 ग्राम। ये वो वैल्यू है प्यारे बच्चों जो कि आपको पढ़ाई जाती है इंटर लेवल में भी, पर पढ़ाई जाती है बताई नहीं जाती। कहां से आती है, कोई इसमें करता ही नहीं टीचर हजरात, इसमें इसको समझा ही दें कि कहां से निकल के आई है। अब यही वैल्यू हम किसी और तरीके से भी निकालेंगे, सेम वैल्यू को किसी और तरह से भी निकालेंगे, ठीक है, वो भी बड़ी आसान है। अब है क्या, 1 AMU की वैल्यू है 1.66 ज़रब 10 की पावर -24 ग्राम। अब जरा अपने जहन पर हल्का सा वजन डालें। पहले यहां पर जब मैं AMU की बात कर रहा था तब सवाल ये था मेरा आपसे और आपका भी कि AMU किसके बराबर होता है, ठीक है ना। मैंने बोला आपको तो आप तो फेमिलियर है ग्राम के साथ, किलोग्राम के साथ, इस तरह की जो एंटिटीज आपको पहले पढ़ाई गई होती हैं, ठीक है ना। अब जरा AMU को मैंने डिफाइन कर दिया, क्या 1 AMU बराबर होता है या 1 AMU के अंदर कितने ग्राम होते हैं, वो होते हैं बेटा 1.66 ज़रब 10 की पावर -24 ग्राम है। 1 ग्राम भी नहीं है बेटा, बहुत ग्राम का छोटा हिस्सा है, पता है इस बात का। ये 1 के से पहले ना 22 मरतबा 0 लगेगा, 1 से पीछे 23 या 22 मरतबा 0.0000 जाते जाओ, यानी इशारिया के बाद 22 या 23 0 लगेंगे, ठीक है, फिर जाकर ये वैल्यू आएगी। यानी बहुत थोड़ा, बहुत छोटा, बहुत छोटी फ्रैक्शन है ग्राम की जो कि 1 AMU के अंदर पाई जाती है। आप इमेजिन कर सकते हो, आप अपनी कल्पना के अंदर, ठीक है, कि भाई ये कितना थोड़ा सा एक मास है जो कि रखता है मेरा हमारे पास 1 AMU। समझ आया, ये जो निकाला है अपने 1 AMU निकाला है, कार्बन 12 जो आइसोटॉप है उसमें 12 AMU होते हैं, समझ आइए। कार्बन 12 जो आइसोटॉप है उसके अंदर 12 AMU होते हैं, समझ आई। मैंने 1 AMU की वैल्यू निकाल दी, आगे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर आपके पास कि टोटल में कितना ग्राम आ गया। समझ आ रही है। अच्छा जी, अब आपके पास बेटा आ गया ये वाला फार्मूला, तीसरा वाला कह लो। अच्छा, अब इसको ये भी तो कह सकते हैं ना, यानी आप इसको भी रेफरेंस बना सकते हैं, यानी फार्मूला आगे कैसे 1.66 क्रॉस 10 टू रेज पर -24 ग्राम, ठीक है। ये इधर बट इधर इक्वेशन किस तरफ है, उधर जाकर तकसीम हो जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा या पर AMU, यानी हर AMU के लिए इतनी वैल्यू के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, सिंपल। समझ आ रही बेटा। अब देखो AMU इक्वल टू, अब कैसे फार्मूला कैसे चलेगा, 1 AMU का मास ऑफ द एटम इन ग्राम, कोई भी एटम है उसका मास कितने ग्राम में। मैंने आपको यह बता दिया कि AMU का जो फार्मूला है किसी भी एटम का अगर ग्राम में दिया हुआ
वैल्यू है उसको एएमयू में कन्वर्ट करेंगे, उसका ये फार्मूला कि एटम का दिया हुआ मास ग्राम के अंदर डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू, जो कि मैंने यहां पर आपको बताई है। अब जरा एग्जांपल कर रहे थे छोटी सी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको हाइड्रोजन का एक एटम दे दिया और ये बता दिया कि एक्सपेरिमेंटली उसकी वैल्यू है 1.67 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम। ये इसकी वैल्यू दे दी मैंने आपको ग्राम के अंदर, और आपसे सवाल ये मैंने किया कि बताओ इसकी एएमयू में वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे आप लोग, आप सिंपल ये फार्मूला लगाएंगे, मास ऑफ द एटम इन ग्राम। एटम कौन सा, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, और ग्राम में कितना वैल्यू है, ये वाली, इसको यहां पर रख देंगे जो कि मैंने यहां पर लिखी है, देखो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एएमयू। ये तो सवाल है, मालूम करना है वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन इन एएमयू। हाइड्रोजन की वैल्यू किस में मालूम करनी है, एटॉमिक मास यूनिट में। तो बेटा 1.67 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय दैट रेफरेंस विच इज 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम पर एएमयू। ग्राम से बेटा ग्राम कट गया, बाकी बचा एएमयू, इसको इस पर डिवाइड कर दो, जवाब आएगा 1.008 एएमयू। आपके बुक के अंदर उसने 1.008 एएमयू वैल्यू लिखी होती है, विच इज द मास ऑफ हाइड्रोजन। ये एएमयू के अंदर है। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको मास दे दिया जाए ग्राम के अंदर तो आप इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहां तक आपको मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट सारा समझा दिया है। अब मैं ऐसे करूंगा, एक और तरीके से, एक और ट्रिक के साथ, एक और मेथड के साथ आपको ये वाली बातें समझाऊंगा जो कि आल्दो आप समझ चुके हैं, अगर आप अटेंडर होकर बैठे होंगे तो, ठीक है। अगर इसमें कोई सवाल हुआ तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। यही आप रिलेटिव एटॉमिक मास जो है मैं किसी और मेथड से निकालूंगा आप दूसरे वीडियो के अंदर, ठीक है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।